नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग और देवभूमि डायलॉग में आज बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जो थीम रखी गई है। और खासकर जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में पर्यावरणीय सेवाओं को लेकर क्या कुछ हम कर रहे हैं, क्या कुछ सेंट्रल से हमारी एक्सपेक्टेशन है। जो इकोनॉमिक्स और इकोलॉजी के बीच में एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है, कंजर्वेशन को लेकर चर्चा चल रही है, उन सब पर बात करने के लिए आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान उत्तराखंड सरकार के प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण के आनंद वर्धन जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आनंद वर्धन जी आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। सर, जो आज का जो थीम है वो है रिस्टोरिंग इकोसिस्टम, री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर। हम कितने तैयार हैं अगर इस थॉट प्रोसेस को, अगर उत्तराखंड को जमीन में उतारना है? धन्यवाद रमेश जी, नमस्कार। आपने आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देवभूमि डायलॉग में हमें आमंत्रित किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। एवं आपके माध्यम से हम इस विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर हमें आपने ये मौका दिया है कि हम जो इसके लक्ष्य हैं, जो इसके थीम है, उसके बारे में जागरूकता और अवेयरनेस फैलाएं। जैसा आप जानते होंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस 1974 से मनाया जा रहा है जी, और इस वर्ष 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस का जो थीम रखा गया है वो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ये संयुक्त राष्ट्र इसकी थीम हर एक वर्ष रखता है। जैसे उदाहरण के लिए पिछले वर्ष बायोडायवर्सिटी थीम थी, उसके पिछले वर्ष एयर पॉल्यूशन से संबंधित थीम था। इतना ही नहीं, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र ने इस पूरे डिकेड को, पूरे दशक को इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का डिकेड घोषित किया है, 2021 से 2030 तक जी। तो इसी से इस विषय की महत्ता, इंपॉर्टेंस झलकती है। एक इकोसिस्टम अगर आप देखें, इकोलॉजिकल सिस्टम, ये पूरा आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एयर का इकोसिस्टम और जो हमारा वाटर ओशन का है, प्लस जो लिविंग बीइंग्स इस अर्थ पे, इस प्लैनेट पे हैं, तो ये सारा मिलके एक इंटीग्रेटेड इकोलॉजिकल सिस्टम बनाता है। और इस सिस्टम में जो नेचर ने हमें दिया वो सबको बैलेंस करके दिया, लेकिन वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन इंटरवेंशंस, चाहते हुए ना चाहते हुए, कई कारण हो सकते हैं, वो इम्बैलेंस हो रहा है, वो बैलेंस बिगड़ रही है इकोलॉजिकल सिस्टम में। तो और इसी बैलेंस को बनाए रखने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए ये थीम रखी गई है, और जिसपे कि हम सबों को इस पे काम करना चाहिए, इस इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने के लिए, और जहां पे इम्बैलेंस हो गया है उसको रिस्टोर करने के लिए। जी, आपको एक उदाहरण दूंगा। वर्ल्ड स्टेट रिपोर्ट के हिसाब से अनुसार आज के समय में हम लोग जो इस पृथ्वी पे ह्यूमन एक्टिविटीज, जो हम लोग रिसोर्सेज और सर्विसेज इस प्लैनेट अर्थ का यूज कर रहे हैं जी। ये 30% अर्थ का ज्यादा कर रहे हैं। दैट मीन्स हम लोग 130% अर्थ के रिसोर्सेज और सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि हम इकोलॉजिकल सिस्टम में कितना इंबैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है सर। और ऐसे समय में हम बात कर रहे हैं जब अगर हम वर्ल्ड और भारत की बात करें, हमारे पास 2.5% वर्ल्ड का लैंड है, हमारे पास 4% वाटर रिसोर्सेस हैं, लेकिन जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो नियर अबाउट 16 to 17% वर्ल्ड का पॉपुलेशन भारत में है। सर, ये अपने आप में दर्शाता है कि हमारे रिसोर्सेज पे प्रेशर बहुत ज्यादा है और आने वाले समय में ये प्रेशर बढ़ता जाएगा। हमारे पास रास्ते क्या हैं सर? देखिए, रास्ते डेफिनेटली हैं, उसमें एक विल पावर की जरूरत है और वो एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि यह जो विषय है इससे पूरा विश्व जूझ रहा है। और सभी, ऑलमोस्ट सभी देशों की सरकार और जितने इसमें विश्व स्तर की एजेंसियां हैं इस पे लगी हुई है, मंथन कर रही हैं, एक्शन ले रही हैं कि कैसे हम इसमें अपने पर्यावरण को संरक्षित करें, कैसे जो क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इंपैक्ट हो रहे हैं, प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं, उसको हम कम करें। ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। सबसे, जैसे आप देखेंगे कि
टेम्परेचर्स बढ़ रही है अर्थ पे, जी। तो एक टारगेट दिया गया है कि आप उसको प्री इंडस्ट्रियल लेवल से अगले 2050 तक इसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रेस्ट्रिक्ट करके रखें। तो उसके लिए कई उसमें एक्शनेबल पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि हमें करना पड़ेगा, नहीं तो आज के डेट में अगर हम उसको नहीं करते हैं, अगर वो टेम्परेचर उतना नहीं रेस्ट्रिक्ट कर पाते हैं या वो बढ़ जाता है, तो उसके इतने एडवर्स इम्पैक्ट्स होंगे कि कई ऐसे कंट्रीज जो आइलैंड कंट्रीज हैं उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। अभी बिल्कुल। आपने देखा कई ग्लेशियर्स, अभी रिसेंटली जस्ट फ्यू डेज बैक अभी उधर आइसलैंड में ग्लेशियर्स की का एरिया कम हो रहा है, टूट के गिर रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट इस तरह से, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई होता है कि बहुत समय के बाद उसका एडवर्स इम्पैक्ट आएगा। अब एडवर्स इम्पैक्ट एकदम डायरेक्टली हम लोगों को, जो सभी को दिख रहा है कि क्लाइमेट चेंज के जो एडवर्स इम्पैक्ट हैं वो हमें दिख रहे हैं। अब बात उठती है कि इस एडवर्स इम्पैक्ट को खत्म कम करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या कर सकते हैं। देखिए, बैलेंस तो हमें सब चीज में बना के रखना है। अब एग्जाम्पल यह है कि कार्बन एमिशंस, जो टेम्परेचर बढ़ रही है, तो कार्बन एमिशंस को कम करना है, प्लस जो कार्बन है उसका सिक्वेस्ट्रेशन हम कैसे कर सकते हैं। जी। उसके लिए आपको फॉरेस्ट कवर बढ़ानी है, उसके लिए आपको लैंड सॉइल कंजर्वेशन में करना है काम, उसके लिए आपको जो ओशन में है वो इंश्योर करना है, क्योंकि ओशन भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करता है, उसमें पॉल्यूशन ना हो। तो ये सारी चीजें हमें करनी है। मेन ये है कि हम अपनी जो एक्टिविटीज हैं, जो अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको हम कैसे बैलेंस करें। ओके। आपने कहा सर हम अपनी रिक्वायरमेंट को कैसे बैलेंस करें, और आज ही एक खबर आई थी कि उत्तराखंड सरकार जल्दी क्लाइमेट बजटिंग पे काम करेगी। मैं समझता हूं उत्तराखंड के लोगों के लिए एक नई शब्दावली है क्लाइमेट बजटिंग। क्या होता है? जैसे हम जेंडर बजटिंग की बात करते हैं, क्या उसी तरह से क्लाइमेट बजटिंग होगा? सर, आप लोगों ने क्लाइमेट बजटिंग को लेकर क्या तैयारी की है और इसका क्या फायदा उत्तराखंड को होगा जब हम क्लाइमेट बजटिंग जैसे शब्द सुनते हैं? देखिए, इसमें इस गवर्नमेंट ने तो ये डिसीजन आज सरकार की ओर से ये कहा गया है, ये निर्देश मिले हैं कि हर एक विभाग जो अपना बजट बनाता है, तो इस साल का बजट तो बन चुका है, जो अगले साल का बजट बनेगा उसमें हर एक विभाग उस अपने पूरे बजट का एक कुछ पोर्शन क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम करने के लिए, एडवर्स इम्पैक्ट को कम करने के लिए, उन एक्टिविटीज के लिए कुछ बजट उसके लिए अलग से रखेगा। तो मेन मंशा यह है कि विभाग जब अपने प्लान बनाए, अपने वर्क्स, अपने स्कीम्स इंप्लीमेंट करें, तो उसमें क्लाइमेट चेंज के इशू को, क्लाइमेट चेंज के जो उससे रिलेटेड एक्टिविटीज, उसको डेफिनेटली संज्ञान में लें और उसको उसके अनुसार अपने काम और अपनी परियोजनाएं, अपने प्लान्स बनाएं। तो लेकिन मेरा ये कहना है कि केवल ये तो गवर्नमेंट तो एक लीडरशिप प्रोवाइड करेगी सोसाइटी को, लेकिन ये जब तक से समस्त जनमानस इसको नहीं समझेगा और इसको समझने के बाद उसके अनुसार कार्य नहीं करेगा, तो हम लोग जो लक्ष्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको प्राप्त करने में दिक्कत हो सकती है। ओके सर, एक और बात आती है, जब आपने कहा पब्लिक पार्टिसिपेशन, एक इंडिविजुअल की भूमिका, एक परिवार की भूमिका, आपको लगता है सब जब हम पॉलिसी फ्रेम आउट करते हैं या प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें उसमें सबसे ज्यादा, कम से कम इस पर्टिकुलर इशू में, पब्लिक पार्टिसिपेशन को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये ग्लोबल चैलेंज है और हर एक इंडिविजुअल को इस ग्लोबल चैलेंज से निपटने के लिए अपनी भागीदारी निभानी होगी। नहीं, डेफिनेटली देखिए, इसमें सोसाइटी के हर एक कंपोनेंट को, सोसाइटी के हर एक हिस्से को इससे इन्वॉल्व करना होगा, उनको अवेयर करना होगा और उनको एक्टिवली इन्वॉल्व करना होगा। अगर हम सोसाइटी के किसी भी हिस्से को छोड़ देते हैं तो नेचुरली हम अपने लक्ष्य को पूरे तरीके से, जो क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इम्पैक्ट को कम करना है, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना है, इको रिस्टोरेशन करना है, हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो एडवर्स इम्पैक्ट आया है वो ह्यूमन एक्टिविटीज से आया है।
अब उस ह्यूमन एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि किसी गांव में आज से पहले कोई तालाब था, कोई वाटर बॉडी थी। अब आज के समय में वो तालाब मान लीजिए सपोज पहले 10 हेक्टेयर्स का था, आज के समय में वो घट के 5 हेक्टेयर का हो गया, या हो सकता है पूरा विलुप्त हो गया हो। जी। तो वो हमारे एक्टिविटीज, हमारे कारण, हमने जो वहां पे कार्रवाइयां की, उसकी वजह से वो वाटर बॉडी कम हो गया। तो उसको रिस्टोर तो हम ही को करना होगा ना, जो वहां पे लोग रह रहे हैं। तो गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन कर सकती है, लेकिन जब तक से वहां के लोग ये नहीं समझेंगे कि इस तालाब को रिस्टोर करने की आवश्यकता है, तब तक से वो आज आप उसको बना भी देंगे तो कुछ समय के बाद फिर वो खत्म हो जाएगा वाटर बॉडी। बिल्कुल। तो इसीलिए सोसाइटी के हर एक कंपोनेंट को, हर एक वर्ग को इसमें न सिर्फ अवेयर करना है, सेंसिटाइज करना है, बट एक्टिवली इन्वॉल्व भी करना है। ओके सर, अब मैं उत्तराखंड की बात में आ जाऊं तो आप बेहतर जानते हैं कि 71% हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है, तो हमारे पास विकास के लिए लैंड बहुत कम है। लेकिन हम इस 71% फॉरेस्ट को अपनी ताकत कैसे बना सकते हैं, इससे बड़े पैमाने पर लाइवलीहुड कैसे दे सकते हैं, और ये जो हम इन्वायरमेंटल सर्विसेज देश और दुनिया को दे रहे हैं उसके बदले हम क्या मांग सकते हैं, थोड़ा सा मैं चाहता हूं इस पे आप प्रकाश डालें। देखिए, हमारा फॉरेस्ट कवर, अगर ट्री कवर की बात करें, फॉरेस्ट लैंड हमारा लगभग 71% है, जिसमें कि ट्री कवर इज अराउंड 48%। फॉरेस्ट से अगर हम इसका प्रॉपर मैनेजमेंट करें तो इससे ना हम बाकी इको सर्विसेज ले रहे हैं, लेकिन वहां की उस फॉरेस्ट पे जो वहां की स्थानीय जन समुदाय है उनको हम रोजगार भी दे सकते हैं, उनकी लाइवलीहुड का भी एक अच्छा साधन बन सकता है। जैसे उदाहरण के लिए जो पिरूल है, पिरूल को से ऊर्जा बनाने के लिए कई एजेंसीज अपना संयंत्र, अपना वो लगा रही हैं, फैक्ट्रियां, और इसमें गवर्नमेंट ने जो इंटरवेंशन किया है उसने स्थानीय समुदाय को, स्थानीय जो समूह है, चाहे उस तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, मंगल दल हो, उन लोगों को पिरूल कलेक्शन पे जो फैक्ट्री या जो ऊर्जा संयंत्र लगाएंगे वो जितना कीमत देंगे, उसके अलावा सरकार की ओर से उसमें प्रोत्साहन है जी। तो उससे पिरूल से एक तरफ रोजगार सृजन हो रहा है, दूसरी तरफ ऊर्जा पावर जनरेट हो रही है, तीसरा जो पिरूल एक वन अग्नि का एक बहुत बड़ा कारण बनता है, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी लाने की कोशिश है। तो हम पिरूल एक वन उत्पाद है, तो उससे ये तीनों हम कंपोनेंट, तीनों ऑब्जेक्टिव्स, तीनों लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार कई काम किए जा सकते हैं, कई ऐसे उत्पाद हैं जिससे कि हम फॉरेस्ट को कंजर्व भी कर सकते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं, और स्थानीय समुदाय के लिए एक अच्छा रोजगार का साधन भी हम कर सकते हैं। लेकिन वही बैलेंस बनाने की जरूरत है, और डेफिनेटली अगर स्थानीय जन समुदाय की भागीदारी होती है, सरकार या जो सरकारी एजेंसीज वहां पे उतनी एक्टिवली काम करते हैं सबको लेके, तो वो किया जा सकता है, और ऐसे कई उदाहरण हैं। ओके सर, इन्वायरमेंट की एक इकोनॉमिक्स बदलने की भी बात हो रही है कि साहब आप अगर आप इन्वायरमेंट से आपको क्या फायदा मिल रहा है, मान लीजिए आपने पेड़ बेच दिए, उससे आपको क्या फायदा मिला, आपने लीजा बेच दिया, उससे आपको क्या फायदा मिला, या आपने पिरूल से क्या फायदा कमा लिया। बट सर अभी ये पूरे विश्व में एक चर्चा है कि साहब आप ये भी तोलिए, इन पेड़ों से हमें कितनी ऑक्सीजन मिली, इन्होंने कितना कार्बन डाइऑक्साइड सोखा। तो आपको लगता है कि एक जो जीडीपी के तर्ज पे एक ग्रॉस इकोलॉजिकल प्रोडक्ट की बात हो रही है कि साहब आप जीडीपी को भी उसकी भी गणना करिए ताकि अब एग्जैक्ट स्थिति पूरे देश के सामने आ सके, आपके विचार? इसमें देखिए, आज सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि हम ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, इस पे भी हम ग्रीन इन्वायरमेंट प्रोडक्ट जो है, इस पे भी हमारा जो इन्वायरमेंट रेट है उस पे काम करें। जो हम जीडीपी निकालते हैं, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो बेसिकली सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स जो आउटपुट होता है उसका कैलकुलेशन होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट उसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो जो ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हैं, अगर हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो एक सही मायने में एक एक्चुअल डेवलपमेंट जो कि इन्वायरमेंट को भी उसमें इनकॉर्पोरेट करेगा, वो बता पाएगा, और उससे हमें आगे के प्लानिंग में और उसमें हेल्प मिलेगी। अब आप ये देखिए, फॉर एग्जांपल, अगर आपके शहर का एयर
पॉल्यूटेड है, तो उस पॉल्यूटेड एयर की वजह से जो आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, मतलब लंग्स रिलेटेड अदरवाइज जो भी है, अगर और उस पे हमारा कितना खर्च हो रहा है। एक आज के एनवायरमेंट डे सेलिब्रेशन में किसी एक्सपर्ट ने बताया कि केवल दिल्ली में अबाउट 1 लाख करोड़ के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है और उस पे खर्च होता है, जो कि एयर रिलेटेड हेल्थ इश्यूज, हेल्थ डिजीजेस के क्योर करने के लिए या उसको ट्रीट करने के लिए। तो अगर हम उसको एयर को पॉल्यूशन से अगर बचाते हैं, तो हमारा दूसरी जगह जो खर्च हो रहा है, जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो बचता है, प्लस हम एक ज्यादा बेहतर हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं। तो ये एक उदाहरण था, लेकिन ये हर एक सेक्टर में यही है, मतलब इसके कॉस्ट बेनिफिट भी एनालिसिस सर करने पे। हाँ, इसकी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं और देता हूं कि सर, जब हम वाटर बजटिंग की बात करते हैं तो ये अमूमन कहा जाता है कि साहब जो 80% जो हम बजट देते हैं हेल्थ का, वो वाटर बोर्न डिजीज पे चला जाता है। अगर हम साफ पानी अपनी जनता को पिला दें तो आपका इतना बजट बढ़ जाएगा। ठीक ऐसे ही आपने जो एयर पॉल्यूशन की बात की, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। बट सर, जैसे हम सब उत्तराखंड राज्य से आते हैं सर, आज अब उत्तराखंड के कई शहरों के कई ऐसे स्पॉट हैं जहां पर PM 2.5 जो है वो बहुत खतरनाक स्थिति में भी है। अगर आप देहरादून की बात करें, 2-3 जगह ऐसे हैं। आपको लगता है सर हमें अभी अलर्ट मोड में आना चाहिए, क्योंकि एक बार हालात हाथ से निकल गए तो फिर हमारी भी स्थिति उन बड़े शहरों जैसी हो जाएगी जो आज दुनिया में बदनाम है अपने एयर पॉल्यूशन को लेकर? नहीं, डेफिनेटली देखिए, देहरादून बड़े शहरों दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बनारस, इन शहरों की अपेक्षा काफी बेहतर स्थिति में है। लेकिन उसके बावजूद जो नॉर्म्स हैं एयर क्वालिटी के जो नॉर्म्स हैं, चाहे वो PM 2.5 के हों, PM 10 के हों, उस नॉर्म्स को भी हम देहरादून अच्छा माना जाता है। ये माना जाता है कि यहाँ काफी स्वच्छता है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो कुछ महीनों में हमारे जो एयर क्वालिटी है नॉर्म्स के अनुसार नहीं रहती। मतलब वो कुछ ना कुछ उसमें पॉल्यूशन रहता है, दोनों में, PM 2.5 में भी और PM 10 में भी। उसके कई कारण होते हैं, जैसे देहरादून एक वैली है, एक बाउल शेप में है, तो वो वेदर कंडीशंस भी एक उसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। लेकिन आपने सही कहा कि अगर हम अभी से नहीं चेते और अभी से उसके लिए कार्रवाई नहीं की, तो ये हमें आगे आने वाले समय में, जिस हिसाब से आपकी ट्रैफिक बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो वो हमें दिक्कतें और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। और लेकिन उसके लिए मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहूंगा कि अभी हमने देहरादून के लिए भी एक एयर एक्शन प्लान बनाया गया है, डायरेक्टरेट ने बनाया है, और उसमें सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं एयर को पॉल्यूट करने में, उसको संज्ञान में लिया गया है, और उस पे कैसे हम उसको कम कर सकते हैं वो प्लान बना है उस पे, जिसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अप्रूव किया है। उस पे जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उस पे काम भी कर रहे हैं। ये थोड़ा उसमें भी हमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म किस तरह से काम करना वो बना है। लेकिन सर, अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात कर लूं, आपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म की बात की, अगर मैं शॉर्ट टर्म में एक एग्जांपल ले लूं, जैसे हम बाकी शहरों की बात करें, हमारे यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इस बारे में कितना चर्चा होती है कि साहब देहरादून जैसे शहर जो साहब हमारा कैपिटल है, जहां इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े एम्बेसडर आते हैं, वो अगर हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में जानना चाहे, हम उन्हें क्या बताएं? क्योंकि देहरादून में तो ज्यादातर जो चीजें हैं वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के मुताबिक हैं, और ये जो PM 2.5 और ये नॉर्म्स बढ़ाने में भी बहुत हद तक ये काम करते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिससे हम बहुत हद तक काबू लग सकते हैं, लेकिन इस पर हम कितना ध्यान देते हैं सर? नहीं, आप सही कह रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम कह सकते हैं कि देहरादून में जितनी बेहतर तरीके से होनी चाहिए, अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देखें तो उस स्टैंडर्ड से कम है जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सपेक्टेड है कि। लेकिन अभी कुछ रिसेंट पास्ट में स्टेट गवर्नमेंट ने और लोकल बॉडीज ने विभिन्न स्कीमों में, जैसे इलेक्ट्रिक और उस तरह के कई बसेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में स्टार्ट करवाए हैं। प्लस इसमें अब जो क्लीन फ्यूल बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करने की भी बात है, उसमें क्लीन फ्यूल के स्टेशंस वगैरह भी बन रहे हैं, जिसपे कि आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाहे वो 3 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो, उसमें कन्वर्ट करने की
कार्रवाई होगी, क्योंकि क्लीन फ्यूल की अवेलेबिलिटी जैसे आ जाएगी देहरादून में और बाकी शहरों में, तो उसके व्हीकल्स और उसमें कन्वर्शन होगा, तो उससे कुछ हद तक जो मतलब वेहिकुलर पॉल्यूशन है उसमें कमी होने में वो सहायता करेगी। उसमें देखिए, एयर पॉल्यूशन अगर हम देहरादून शहर का ही लें तो इसमें कई फैक्टर्स होते हैं। एक तो वेहिकुलर है, प्लस कंस्ट्रक्शन है। जैसे बिल्कुल। आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई घर बना रहे हैं, कोई पब्लिक प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई सड़क बन रही है, कोई रेजिडेंशियल कॉलोनी बन रही है, तो जो कंस्ट्रक्शन, जो प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं और जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है, अगर हम उसको प्रॉपर ढंग से, जो उसका तरीका है उसको हम ढक के ना रखें, उसको सही ढंग से ना रखें, तो उससे भी जो डस्ट पार्टिकल्स और जो उस तरह के पार्टिकल्स आते हैं वो भी एयर को पॉल्यूट करते हैं काफी हद तक। मतलब वो एक शॉर्ट टर्म और इमीडिएट मेजर्स है, जो कि एक जानकारी, अगर कोई अवेयर हो सकता है, कई जगह अवेयरनेस की कमी की वजह से वो ना कर रहे हो, कई जगह इन्फोर्समेंट ना होने की वजह से हो रहा हो, तो अगर ये सब ऐसे मेजर्स हैं जो कि इमीडिएटली लिए जा सकते हैं। सर एक और बात आती है कि सपोज मान लीजिए गवर्नमेंट अपने स्तर पे प्रोग्राम पॉलिसी बनाती है, कानून बना देती है या उसको इम्प्लीमेंट भी करती है, बट व्हेन इट्स कम टू आउटले वर्सेस आउटकम, तो क्या हमारे यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था है कि जो आउटले हम कर रहे हैं उसके आउटकम को भी हम मॉनिटर कर रहे हैं, या आउटकम बेस्ड कोई मैकेनिज्म हमने तैयार किया है? हाँ, तो उसमें जैसे इस साल ये भी डायरेक्शन दिया गया अभी जो, कि हम जो भी एक्शन लें डिपार्टमेंट या जो इन्वायरमेंट डायरेक्टरेट, अगर जैसे इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का ही है, अगर उसमें हमने जो काम किया है तो उसकी मॉनिटरिंग, उसका आउटकम क्या हुआ। अगर मान लीजिए देहरादून में हमने कुछ इंटरवेंशंस किए हैं, तो उसका आउटकम तो ये होगा कि हमारी एयर क्वालिटी में कितना इंप्रूवमेंट हुआ, या किसी भी शहर में अगर आपने वो इंटरवेंशन किया है तो उस शहर की एयर क्वालिटी में कितना इंप्रूवमेंट हुआ। और उसकी मॉनिटरिंग के लिए हम अपने मॉनिटरिंग सिस्टम्स भी बढ़ा रहे हैं, उस मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों लगा रहे हैं, उस ज्यादा जगहों पे लगा रहे हैं, ज्यादा शहरों में लगा रहे हैं। तो उसके कई एंगल से, मतलब मॉनिटरिंग हमें बढ़ानी है, इंटरवेंशंस बढ़ाने हैं, और जब आप मॉनिटरिंग सही ढंग से करेंगे, जब आपके पता चलेगा, तो तभी आपको आउटकम भी पता चलेगा कि आपके इंटरवेंशंस का एक्चुअल इम्पैक्ट क्या हुआ, जिसके लिए कि आप वो इंटरवेंशन कर रहे हैं। ओके सर, अब क्योंकि क्लाइमेट चेंज की, जलवायु परिवर्तन की बहुत बात हो रही है, और जो हमारे पहाड़ी इलाके अगर आप देखेंगे वो सिस्मिक जोन 4 और 5 में आते हैं, और हाल फिलहाल में जिस तरह की अतिवृष्टि हुई है या क्लाउड बर्स्ट होते हैं, तो उससे हमें भारी नुकसान पहुंचता है और कहीं ना कहीं ये इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन की तरफ हमारी ओर इशारा भी करता है। तो सर उससे निपटने के लिए हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है एज ए स्टेट? जैसे हमने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए 8 एक्शन प्लान लेकर आए हैं, हमारी राज्य सरकार के पास क्या है ऐसा? देखिए, ये बेसिकली जो डिजास्टर या उस तरह की मैनेजमेंट से रिलेटेड है, इसमें स्टेट, हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट अलग डिपार्टमेंट जो कि डिजास्टर रिलेटेड प्लान्स बनाता है डिजास्टर मिटिगेट करने का। लेकिन इसके संबंध में सिर्फ ये कहूंगा कि ये भी, जो आपने देखा होगा कि रेन साइकिल डिस्टर्ब हो रही है। बिल्कुल। जहां पहले रेन नहीं होती थी, सिर्फ स्नोफॉल होता था, वहां आज के समय में रेन होने लगी है। प्लस रेनफॉल का जो साइकिल होता था, जिस मंथ्स में रेन होते थे, वो पीरियड कम हो गया है, या वो पीरियड शिफ्ट कर गया है। तो ये एक तरह से क्लाइमेट चेंज का एडवर्स इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। और उसी की वजह से, जैसे जहां बारिश नहीं होती थी वहां बर्स्ट, क्लाउड बर्स्ट या उस तरह की, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन में इतनी ज्यादा बारिश हो रही है जो कि क्लाउड बर्स्ट के रूप में आता है, और वो ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जान माल को। तो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है, भारत सरकार के सहयोग से और अपने जो IMD है, हमारा जो इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसके सहयोग से एक तो उसको रेगुलर मॉनिटर कर रहा है, अपने मॉनिटरिंग सिस्टम्स को और अपग्रेड और स्ट्रेंथन कर रहा है, जिससे कि आपको पहले से जानकारी मिले, जिससे कि आप एक्शन ले सकें। प्लस अपने अनुभव और अपने जो उपलब्ध आपके पास डाटाबेस है, उसके आधार पर वो डिजास्टर मिटिगेशन और मैनेजमेंट के प्लान्स हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज बने हुए हैं, और उसको समय समय पर हम अपग्रेड करते आपने रहते बहुत हैं। अच्छी बात कही सर कि वर्षा का जो चक्र है वो बिगड़ रहा है,
लेकिन मैं कई इंटरनेशनल जर्नल पढ़ रहा था और उन्होंने हमारे फॉरेस्ट फायर पे, उत्तराखंड के फॉरेस्ट फायर पे लिखा था सर कि हम मौसम विभाग की चेतावनियों से भी सबक नहीं लेते। वो ऐसा इसलिए सर कि जब जब बारिश कम हुई है, यानी वर्षा का चक्र बिगड़ा है, उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर के बहुत बड़े स्तर पे मामले सामने आए हैं। क्योंकि एक तो बारिश की कमी की वजह से जमीन की नमी नहीं होती है और जो आग पकड़ती है उसको बहुत आसानी से अपने का विस्तार करने का मौका मिल जाता है। तो आपको लगता है कि सर इस जो, जैसा कि आपने कहा कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ये क्लोज कोऑर्डिनेशन में आने वाले समय में काम करेंगे ताकि जो फॉरेस्ट फायर की वजह से हमें जो नुकसान होता है या कहीं ना कहीं एक डर का माहौल हमारे टूरिस्टों में बैठता है वो हम आने वाले समय में कम कर सकेंगे? डेफिनेटली, जैसे देखिए अभी भी फॉरेस्ट फायर के सीजन में जो पीक पीरियड होता है फॉरेस्ट फायर का, तो उसमें जो एक भारत सरकार की संस्था है और देहरादून में ही बेस्ड है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये पूरा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और सैटेलाइट से सारी सूचनाएं लेता है। सैटेलाइट से रिलेटेड इमेजेस, उसकी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, ये सारी सूचनाएं लेता है और जो कि डिपार्टमेंट को वो इमीडिएटली रियल टाइम पे वो इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराता है। और वो रियल टाइम में वो इंफॉर्मेशन सिर्फ हेडक्वार्टर में नहीं जाता है, वो एसएमएस और बाकी मीडियम के थ्रू जो लास्ट हमारा फॉरेस्ट क्रू होता है, फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर, जो फॉरेस्ट जो फायर की चौकियां बनी हुई हैं अलग अलग जगह, क्रू स्टेशन बने हैं, वहां तक वो इमीडिएटली रियल टाइम सिस्टम के आधार पर वो इंफॉर्मेशन पहुंचती है, जिसके आधार पर वो इमीडिएट इंटरवेंशन फायर कंट्रोल के लिए कर सके। और इतना ही नहीं, जब वो उसमें इंटरवेंशन करते हैं और फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करने में उनको सफलता मिलती है, कितनी मिलती है, वो भी सैटेलाइट के थ्रू वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हमें बता देता है कि कौन सा फायर कितने हद तक कंट्रोल हो गया, अभी उसमें कितना बचा है, कितने सक्सेसफुली हमने उसको कंट्रोल कर लिया या कहाँ पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो ये दोनों चीजें मतलब एडवांस इंफॉर्मेशन भी देती है जितना संभव होता है, और उसके बाद इंटरवेंशन का इम्पैक्ट क्या हुआ वो बताती है। सर एक और बात जो फॉरेस्ट फायर की आ रही थी, तो मैं सुन रहा था कि हमारी 80% नियर अबाउट पोस्ट वैकेंट है, हमारे पास मैन पावर का एक बहुत भारी कमी है। तो क्या आने वाले समय में हम माने कि फॉरेस्ट में बड़े पैमाने पे भर्तियां होंगी और ये बैकलॉग जो होगा वो खत्म होगा? क्योंकि हमें अपने जंगलों को बचाने के लिए कम से कम इस बैकलॉग को तो पूरा करना होगा, भरना होगा। नहीं, डेफिनेटली, जैसे अभी छोटा सा उदाहरण बताना चाहूंगा कि हमारे पास फॉरेस्ट गार्ड के लगभग 2000 वैकेंसीज हैं, जिसमें से कि 1200 की पे भर्ती के लिए जो हमारा अधीनस्थ जन सेवा आयोग है उसमें कार्रवाई काफी आगे तक हो चुकी है, रिटर्न एग्जाम्स हो चुके हैं, उसके रिजल्ट भी आ गए हैं। उसमें अब केवल फिजिकल टेस्टिंग, क्योंकि इसमें फिजिकल टेस्ट होता है, उसकी प्रक्रिया बची है, तो वो फिजिकल टेस्ट अगले 1-2 महीने में कंप्लीट होगी, तो उसके बाद वो हमें मिल जाएंगे जो भी कमी है। प्लस कुछ और पद जो बचे हैं, जैसे 1200 का चल रहा है, अभी 500 से 700 का और हमें रिक्तियां भरनी है, तो उसका भी कुछ ही समय में उसके विज्ञापन वगैरह आ जाएंगे। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आगामी 3-4 महीनों में जो क्लियर कट वैकेंसीज हैं, सबसे ज्यादा वैकेंसी उसी वही पद है, वही हमारा कटिंग एज भी है। फॉरेस्ट गार्ड जो ग्राउंड पे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है और सबसे पहले वही रिस्पॉन्ड करता है, और उसकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है फॉरेस्ट फायर में और अन्य फॉरेस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज में। तो अगले कुछ महीनों में ये सारी भर्तियां कंप्लीट हो जाएंगी। ओके, मैं समझता। जी जी, आप कुछ कह रहे हैं जी। ये तो रेगुलर जो हमारी हैं, जो स्टाफिंग स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसका है। इसके अलावा हम स्पेसिफिक पीरियड में स्पेसिफिक काम के लिए लोकल जो उस एरिया के लोकल्स होते हैं, लोकल यूथ होते हैं, उसको भी हम इन्वॉल्व करते हैं, चाहे वो हम एक कैजुअल बेसिस पे करें या उस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करें, तो उनको भी हम गांव वालों को इन्वॉल्व करते हैं और उसके लिए हम मानदेय या उस तरह का उनको प्रोत्साहन भी देते हैं। सर अगर आप कुछ कंट्रीज को पढ़ें जिनके यहाँ पर फॉरेस्ट कवर ज्यादा है, या कुछ ऐसे उत्तराखंड के राज्य जिनके पास फॉरेस्ट कवर ज्यादा है, उन्होंने एक बड़ा शिफ्ट किया है, यानी उन्होंने अपनी फॉरेस्ट को अपनी ताकत बना लिया है। तो क्या आपको लगता है इतने अनुभव के बाद कि हम अपने फॉरेस्ट का जो पोटेंशियल है उसका पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, अपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, या लोकल लेवल पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए? नहीं, हमें लगता है इसमें और इसको बढ़ाया जा सकता है। लोकल मतलब फॉरेस्ट से जितना हम एक सस्टेनेबल तरीके से उसका
दोहन या उससे जो हम कर सकते हैं जो कि सस्टेनेबल हो, उसमें और अभी जैसे हमने पिरूल का ही कहा, जी। तो पिरूल का जो स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ इंटरवेंशन, इसको और बढ़ाए जाने की जरूरत है और इसको बढ़ाया जा सकता है, मतलब उसमें काफी स्कोप है। उसी तरीके से अन्य फॉरेस्ट से रिलेटेड अन्य क्षेत्रों में भी, जो आपने कहा कि हम कैसे इसको अपने इकोनॉमी का आधार बनाए, उसको और मजबूत स्तंभ बनाए अपने इकोनॉमी को आगे करने के लिए, तो मुझे लगता है इसमें अभी काफी कुछ हम कर सकते हैं। बिल्कुल। सर, एक और बात यहाँ पर आती है कि जो 15 फाइनेंस कमीशन था, उसने हमारे फॉरेस्ट क्या, उसने एक जो मानदंड तैयार किया, उसको फॉरेस्ट को वेटेज दिया और वो 10% के आसपास कर दिया। आपको क्या लगता है, क्या इतने में संतुष्ट रहना चाहिए या हमें ग्रीन बोनस के लिए बहुत हाईएस्ट लेवल पे बहुत एग्रेसिवली पिच करना चाहिए? नहीं, ये तो हमें अपना कोशिश जारी रखनी चाहिए कि जो इको सर्विसेज हमारे फॉरेस्ट एरिया से प्रोवाइड हो रहा है, उसका हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलनी चाहिए राज्य को। और जब आप ये ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट के नॉर्म्स अगर हम तैयार कर सकते हैं, तो एक तो बेहतर तरीका भी हो सकता है अपने केस को प्रेजेंट करने का डिसीजन मेकर्स के समक्ष, जो कि हमें वो इको सर्विसेज के लिए कुछ कंपेंसेशन या एडिशनल बेनिफिट्स दे सके। सर, एक और बात आती है, क्योंकि हमारा ज़्यादातर इलाका पहाड़ी इलाका है और वहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करनी है तो उससे पहले हमें फॉरेस्ट क्लियरेंस लेनी पड़ती है और साथ ही साथ हमें ये भी देखना है इसका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट क्या इसका पड़ रहा है। क्या हम लोगों के पास ऐसा मैकेनिज्म है कि एक टाइम फ्रेम के तहत हम अपने फॉरेस्ट क्लियरेंसेस कर लें? क्योंकि कई बार डिले होने से क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के कॉस्ट ओवररन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जो प्रोजेक्ट डिले पे बहुत बड़े सहायक काम करते हैं। तो क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म हमारे पास है? हाँ, नहीं, देखिए, इसमें जो फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर के प्रपोजल्स होते हैं उसको एक्सपेडाइट करने के लिए कई लेवल्स के अभी इंटरवेंशंस किए गए हैं रिसेंटली। ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये डायरेक्शंस दिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हर एक महीने कंसर्न फॉरेस्ट ऑफिसर्स, डीएफओस के साथ और जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट हो, जिसका प्रोजेक्ट होता है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे इरिगेशन हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, उनके साथ हर एक महीने उसको रिलीजियसली उसकी डिटेल रिव्यू करें, क्योंकि इसमें कई विभागों का इन्वॉल्वमेंट होता है। जब फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर का प्रपोजल बनता है तो उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, इनका वो इंफॉर्मेशन लगता है, उसकी ज्वाइंट सर्वे होती है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये डायरेक्शन दिया गया है कि हर एक महीने इसकी रिव्यू मीटिंग हो। सिमिलरली कमिश्नर लेवल पे, डिवीजन लेवल पे इसकी हर एक 2 महीने में रिव्यू की जाए और फिर गवर्नमेंट लेवल पे भी हर एक 3 महीने पे जो पेंडिंग केसेस हैं उसकी रिव्यू की जाए, जिससे कि जो पेंडिंग प्रपोजल्स है उसको एक्सपेडाइट किया जा सके और उसमें गति लाया जाए और उसको जल्दी से जल्दी उसका सैंक्शन हमें मिले। सर, जब हम रेवेन्यू रिसोर्सेज की बात करते हैं तो कई बार ये बात चौंकाने वाली भी होती है, समझ में भी नहीं आती है कि हमारे पास फॉरेस्ट के पास इतने प्राइम गेस्ट हाउस हैं जिनकी लोकेशन के बारे में जितनी तारीफ की जाए कम है, बट जब उसके कमर्शियल इस्तेमाल की बात आती है हम बहुत पीछे हैं। मैं जानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक डिसीजन भी दिया है कि साहब आपको उनको ऑफिसर्स के लिए रखना होगा, लेकिन बावजूद इसके सर कि हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है, जो हमारे पास मैं कहूँगा डिमांड है, उसके मद्देनजर आपको लगता है कि हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या बीओटी जो भी हमारे पास मॉडल है उसको ध्यान में रखते हुए हमें इनका कमर्शियली इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ये बहुत बड़े सोर्स हो जाए रेवेन्यू के आने वाले सालों में? नहीं रमेश जी, जैसे आपने खुद ही कहा कि इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कुछ डायरेक्शंस हैं कि फॉरेस्ट गेस्ट हाउसेस को कमर्शियल तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा, कमर्शियल यूज नहीं किया जाएगा। उसकी वजह से थोड़ी उसमें दिक्कतें आती हैं, मतलब जिसकी वजह से हम उसका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन वर्तमान में नहीं कर सकते हैं, लेकिन एज एंड व्हेन अगर उस पर कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा तो डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट उसमें आगे काम करेगी। ओके सर, वन लास्ट क्वेश्चन। इको टूरिज्म पॉलिसी हमारे राज्य की भी है, केंद्र की भी है, बट सर इको टूरिज्म का मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन उत्तराखंड बन सकता है, बशर्ते मुझे नहीं मालूम कहां पर हम पीछे रह जाते हैं। आपको लगता है कि आने वाले समय में जब हम अपनी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी कर रहे हैं और बड़े पैमाने पे हम सर्विस सेक्टर पे डिपेंड होंगे आने वाले समय में अपनी इकोनॉमी या अपने रेवेन्यू के एक बड़े पार्ट के लिए, तो उसमें इको टूरिज्म एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, बशर्ते कि हम अपनी पॉलिसी या प्रोग्राम को किस तरह से जमीन पे उतारते हैं? नहीं, डेफिनेटली, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि फॉरेस्ट को
से हम अपनी इकोनॉमी का कैसे स्ट्रांग पॉइंट बना सकते हैं, कैसे एक ड्राइवर बना सकते हैं। तो जैसे पिरूल की बात हो रही थी, वैसे इको टूरिज्म भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसको कि अगर हम सही तरीके से उसको एक्सप्लॉइट करें अपने फॉरेस्ट रिसोर्सेज और अदर नेचुरल रिसोर्सेज एक सस्टेनेबल तरीके से, तो हम इको टूरिज्म के एक्टिविटीज को काफी बढ़ा सकते हैं। काफी हमारे यहाँ स्कोप है इको टूरिज्म एक्टिविटीज को बढ़ाने का, जिससे कि ना केवल हमें और यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स होंगे उन एक्टिविटीज में, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, उनकी लाइवलीहुड अच्छी होगी, लाइवलीहुड बढ़ेगी। वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा जब इको टूरिज्म एक्टिविटीज बढ़ेंगी और जो हमारे टूरिस्ट बाहर से आएंगे। उसके अलावा एक आप उसका दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि जब आप इको टूरिज्म एक्टिविटीज में लोग आते हैं तो एक तरह से नेचर की जो अवेयरनेस है जी, जो ह्यूमन और नेचर, ह्यूमन फॉरेस्ट, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ, तो इसकी जो अवेयरनेस होती है, अगर आप वाइल्ड लाइफ में जाके जब वाइल्ड लाइफ की एक्टिविटीज देखेंगे तो आप उस वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंसिटाइज होंगे। जब आप फॉरेस्ट में किसी इको टूरिज्म एक्टिविटी, चाहे वो ट्रैकिंग कर लें या कुछ भी माउंटेनियरिंग कर लें, जब आप उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो आप सेंसिटिव रहते हैं, आप अवेयर होते हैं कि किस प्रकार से हम उस नेचुरल रिसोर्स को किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, किस तरह से उसको एक्सप्लॉयटेशन इस सस्टेनेबल तरीके में करना चाहिए। तो आप एक अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं अपने इको टूरिज्म एक्टिविटी के साथ। इको टूरिज्म एक्टिविटी जब आप बढ़ाते हैं तो एक तरह से आप सस्टेनेबल तरीके से टूरिज्म एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, आप अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, आप ह्यूमन सिविलाइजेशन को एक मौका दे रहे हैं नेचुरल रिसोर्स जो नेचर है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ के रूप में हो, चाहे फॉरेस्ट के रूप में हो, चाहे रिवर के रूप में हो, उसके साथ एक सिनर्जी स्टैब्लिश करने का। तो इसके कई मल्टीपल एडवांटेजेस हैं। इको टूरिज्म एक्टिविटी अगर बढ़ती है तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी ही होगी, प्लस एक नेचर और ह्यूमन का जो रिलेशन है उसमें भी काफी बढ़ोतरी होगी और उसको समझने में हमें। सर आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड इस्तेमाल किया, सिनर्जी। आपको लगता है कि डिपार्टमेंट के बीच भी सिनर्जी की जरूरत है? जैसे मान लीजिए सर आपने ज्यादा अफॉरेस्टेशन कर दिया, आप अपनी तरफ से बिल्कुल फिट हैं, लेकिन जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात आती है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को रिसाइकल करने की बात आती है, या कंस्ट्रक्शन की बात आती है, अगर वो डिपार्टमेंट पीछे रह गए तो आपका सारा किया धरा जो है वो बेकार हो जाएगा। तो आपको लगता है कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, या मैं कहूंगा इंटर डिपार्टमेंटल सिनर्जी सिस्टम भी शुरू करना पड़ेगा ताकि सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी पता लगे? डेफिनेटली रमेश जी, ये तो हम लोगों ने शुरू में ही डिस्कस किया। देखिए, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की ही बात नहीं है, इसमें सोसाइटी के हर एक वर्ग को वो समझने की जरूरत है। आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर लें, अगर हम हर एक हाउस होल्ड से ही अगर जो वेस्ट निकलता है वो ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट में अगर सेग्रीगेट हम घर में ही करें और वहीं से वो जो कंसर्न नगर पालिका या लोकल बॉडीज है, तो अगर हम क्योंकि अगर हम घर में नहीं सेग्रीगेट करते हैं तो बाहर सेग्रीगेट करने में या बाहर फिर उसको ट्रीट करने में उसकी कई गुना लागत बढ़ जाती है। तो जो आप कह रहे हैं वो एकदम सही है। इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन और सिनर्जी तो आवश्यक है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो भी स्टेक होल्डर्स हैं सबका इक्वल इन्वॉल्वमेंट, इक्वल सेंसिटाइजेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है रमेश जी। ओके, वन लास्ट थिंग सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर माँ बाप अपने बच्चे की फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बड़ी चिंता करता है, लेकिन जो इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी है उसकी चिंता कोई नहीं करता। जबकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो बाद में भी की जा सकती है, आप मेहनत करके पैसा कमा सकते हैं, बट व्हेन इट्स कम्स टू आपकी साफ हवा, साफ पानी, अच्छा भोजन, इसकी चिंता क्यों नहीं करता सर? क्योंकि आज हम एक ऐसे मौके पे जी रहे हैं जब आपने देखा कोरोना काल में हमें ऑक्सीजन के लिए कितना भटकना पड़ा। तो आपको लगता है ये हाई टाइम है, हम सबको ये भाव समझना होगा कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ साथ इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है? नहीं, एकदम डेफिनेटली। देखिए, ये कोरोना काल में ही, कोविड-19 टाइम्स में ही कितना इम्पोर्टेंट रहा है एनवायरनमेंट और बाकी नेचर, वो लोगों को खुद ब खुद समझ में आ गया। हम बेसिकली देखिए, जब तक से हम कोई चीज जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है वो नहीं समझ पाते हैं, जब तक से कि उसका इमीडिएट हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है।
फाइनेंशियल सिक्योरिटी कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए इसलिए चाहता है कि शॉर्ट टर्म में वो देखता है कि इसकी सिक्योरिटी जरूरी है। इन्वायरमेंट रिलेटेड सिक्योरिटी वो शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट उसको नहीं पता चलता है, लेकिन अब समय आ गया है, लोगों को इम्पैक्ट महसूस होने लगा है। तो लोग समझ रहे हैं, लेकिन इसमें अभी भी और अवेयरनेस जनरेट करने की आवश्यकता है। रमेश, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद वर्धन जी, देवभूमि डायलॉग से बेबाक बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना समय देने के लिए। एक जो इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई है कि लोगों के मन में यह भाव आ गया है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ साथ इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपके पास पैसा हो लेकिन साफ हवा नहीं होगी, शुद्ध पानी नहीं होगा, शुद्ध भोजन नहीं होगा, तो आपके जीवन का क्या होगा। इसलिए आज से, अभी से यह हमें तय करना होगा कि हमें अपने पर्यावरण संरक्षण के लिए एक व्यक्तिगत तौर पे जो हमारी भागीदारी होती है उसे निभानी होगी। और यह तो सबसे अच्छी बात होगी अगर यह जिम्मेदारी निभाने वाला कोई उत्तराखंडी आगे आए और हम सब मिलकर इस जिम्मेदारी का निर्वहन करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा को देखने के लिए। आप लोगों को पुनः मैं शुभकामना देना चाहता हूं विश्व पर्यावरण दिवस की, और उन लोगों को नमन करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं जो इंडिविजुअल लेवल पर पर्यावरण संरक्षण के लिए बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद।